टेलीफोन लगभग 1992 के आसपास की घटना। वक्त तकरीबन 5:15 के करीब घर का फ़ोन अचानक घनघनाया। फ़ोन उठाते ही हेलो भी नहीं बोल पाया था कि उधर से आवाज़ आई, पांडे जी बोल रहे हैं। आवाज़ बेहद मधुर, एकदम शहद घुली हुई, किसी को भी मदहोश कर दे। अब तक मैंने इतनी अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी और मन ही मन कल्पना में आवाज़ और खूबसूरती के बीच तालमेल बैठा रहा था। पांडे जी बोल रहे हैं। जवाब ना पाकर उधर से वही मिस्री जैसी आवाज़ फिर आई। जैसे तंद्रा टूटी, ध्यान आया कि जवाब भी देना है। जी बोल रहे हैं। अब तक ऑफिस में ही बैठे हैं क्या? कुछ शिकायती स्वर और आवाज़ भी अब तलक हो उठी थी। इतना तो समझ ही चुके थे कि रॉन्ग नंबर ही लगा है, मगर दिल और दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं हर हाल में बात को घसीटने के चक्कर में था। दरअसल वो वक्त मेरी बेरोजगारी का था। एमकॉम और बीएड करके घर पर ही बैठे थे। एक अदद नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, मगर वो भी किसी प्रेम कहानी की नायिका की तरह रूठी हुई थी। सुनिए, घर आइए और अपने बेटे को संभालिए। बेटा? किसका बेटा? ना चाहते हुए भी मुंह से निकल ही गया। खुद के ऊपर गुस्सा भी आया कि इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अब वो अपनी गलती का एहसास करके निश्चित फ़ोन काट देगी। घर आइए, आपकी सारी गलतफहमी निकाल देंगे। मस्करी बहुत करने लगे हैं आप, हंसते हुए उसने उत्तर दिया। हमने खुद की किस्मत से रश्क किया कि बाल बाल बचे और खुद को सावधान भी किया कि खबरदार अब ऐसी कोई बात बोली तो जैसा खेल चल रहा है किस्मत मानकर चलने दो। यकीन मानिए, ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। एकदम छनी हुई, अल्हड़, मदमस्त कर देने वाली आवाज़। बस ऐसा लगता था कि ईश्वर ने जिसे ऐसी आवाज़ से धनी किया है उसकी खूबसूरती में भी उतनी ही मेहनत की होगी। जल्दी आइए, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी इस नए शहर में बड़ी बोरियत हो रही है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं भी अच्छा वक्त कटा सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी उसी बात को सोचते हुए उसके अज्ञात पति की किस्मत पर थोड़ी सी ईर्ष्या रखते हुए अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर में मैं उस बात को भूल गया, मगर रात को फिर वही बात याद आई और आगे की बात दिमाग में कहानी बनाने लगी कि कैसे जब पति घर लौटा होगा तो पत्नी से फ़ोन पर हुई उसकी बात पर कोई चर्चा हुई होगी और पत्नी को पता चल गया होगा कि रॉन्ग नंबर पर बात हो गई। अगली बार फ़ोन आने के चांस नहीं के बराबर हैं। अगले दिन दोपहर को 3 बजे के करीब फ़ोन जैसे ही बजा, मैं लपक कर फ़ोन की तरफ झपटा तो देखा कि मेरी भाभी जी फ़ोन उठाने ही वाली थी। फ़ोन मत उठाइएगा, मेरा फ़ोन है। मैं थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलकर फ़ोन की तरफ भागा। बेहद सामान्य बात मानकर भाभी जी वापस अपने कमरे में चली गईं। हेलो, भाई साहब भिलाई से बोल रहे हैं। पड़ोस वाले श्रीवास्तव जी को बुला देंगे क्या? उन दिनों एक फ़ोन से सारा मोहल्ला बात करता था। मेरे आसपास बहुत ही कम लोगों के यहाँ फ़ोन था। कल्पना और इंतज़ार किसी और का था। फ़ोन किसी और का आ गया। गुस्सा आ गया, झुंझला कर कहा ठीक है बुलाते हैं, कहकर फ़ोन बाजू में रखकर सोचने लगा कि क्या करूं। कोई और दिन होता तो मैं दौड़कर अब तक उनके दरवाजे पर आवाज़ देकर खबर भी कर देता, मगर आज मन नहीं हुआ। वापस फ़ोन उठाया और कहा उनके घर पर ताला लटक रहा है, शायद कहीं बाहर गए हैं। आप रात को फ़ोन कर लेना, कहकर फ़ोन काट दिया। इस फ़ोन ने फिर मुझे उसी मदहोश कर देने वाली की याद दिला दी। क्या खूबसूरत रॉन्ग नंबर था। एक बार और आ जाता तो। अब तय किया कि कल लगभग 5:15 के करीब फ़ोन आया था, यानी अभी तकरीबन एक आधा घंटा बाकी था। दिल ने कहा इंतज़ार करने को, दिमाग ने साहर्ष स्वीकार भी कर लिया। तो एक पुस्तक उठाकर फ़ोन के पास ही कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगे। हालांकि मैं पुस्तक पढ़ नहीं रहा था, केवल घर के सदस्यों को दिखाने मात्र के लिए बैठा था। मेरी तरफ ध्यान किसी का नहीं था। कमरे में कोई था भी नहीं, सिवाय उस चोर के जो खुद के अंदर बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से समय सरक रहा था, हालांकि फ़ोन आने की उम्मीद नहीं थी। ट्रिंग ट्रिंग, फ़ोन आया। हे ईश्वर, फ़ोन उसी का हो। बुदबुदाते हुए फ़ोन उठाकर धीरे से हेलो कहा। क्या हो रहा है पांडे जी? बस अभी फ्री हुआ, अपना बताओ क्या हो रहा है?
आपके बेटे के साथ खेल रही थी, अभी सोया तो सोचा आपको फ़ोन करूं। मेरा तो समय पास ही नहीं होता, क्या करूं। प्रिया को फ़ोन लगाया था। अब तबीयत ठीक है उसकी। दिमाग में सवाल पूछने को तो बहुत थे, मगर एक भी सवाल पूछने से भेद खुलने के डर से चाह कर भी नहीं पूछ सकता था। प्रिया पूछ रही थी कि जीजू कैसे हैं, समय निकाल कर बात कर लेना आप। बीबी का नाम पता, बेटे का नाम पता नहीं, यहाँ तक कि खुद का नाम यानी उसके पति का नाम भी पता नहीं, पर साली का नाम पता चल गया। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, पर बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस दौरान मेरी पूरी कोशिश होती कि मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि मैं खुद ही स्टैंप आउट हो जाऊं। इतना जरूर कहा कि रोज इस वक्त फ़ोन कर लिया करो, ऑफिस में ज़्यादातर काम निपटाने के बाद खाली वक्त रहता है। खैर, जल्दी घर आने का वादा करके फ़ोन रखकर मैं बड़ी देर तक उसकी रेशमी आवाज़ में खोया रहा। मैं जानता था कि ये गलतफहमी जितने दिनों तक बनी रहेगी, बस उतने दिनों तक ही बातचीत भी होगी। इस तरह जब रोज ही बातचीत होने लगी, बातों बातों में केवल इतना ही पता चला कि मैं, मतलब उसका पति, ट्रांसफ़र होके कुछ महीने पहले ही आया हूँ। कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम करता हूँ और हमारा एक 10 महीने का एक बेटा है, आर्थव नाम है उसका। मेरी साली प्रिया नागपुर में अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। जो नहीं पता चला वो उसका नाम ही था। कैसे पूछता कि पत्नी जी आपका क्या नाम है। पूरी बातचीत में सबसे अच्छा तब लगता जब पूरे अधिकार के साथ वो कहती कि घर आओ और अपना बेटा संभालो। करीब 10 दिनों की बातचीत के बाद एक दिन जब उसने कहा कि मेरे साथ साथ अर्थर भी शाम होते होते आपका इंतजार करने लगता है, जल्दी आइए और संभालिए अपने राजकुमार को, तो मुझे भी मजाक सूझा और मैंने उससे पूछा कि क्या पूरे विश्वास से कह सकती हो कि अथर्व का पिता मैं ही हूँ। करीब 10 सेकंड की चुप्पी रही। मुझे लगा कि बेकार ही मैंने उसे गुस्सा दिला दिया, शायद नाराज होकर अब कभी फ़ोन ही ना करे। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहने से पहले तुमने कुछ सोचा भी है या मुझ पर कोई शक है? साफ साफ कहो। अरे सॉरी बाबा, मैं मजाक ही कर रहा था, मुझे कोई शक नहीं है, लगभग मैंने हथियार डालते हुए उससे कहा। अब कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, आगे से ध्यान रखना। उस वक्त मेरी उम्र कोई 22 वर्ष की रही होगी और मैं एक काल्पनिक पति, पिता, जीजा, दामाद सब कुछ बन चुका था। कभी सोचता कि उसे कह दूं कि मैं वो नहीं हूं जिसे तुम अपना पति समझ रही हो, पर उस कहानी से पटाक्षेप न करने का लोभ सावरण ही नहीं कर पा रहा था। खुद को मैंने नदी के बहाव की तरह छोड़ दिया था। कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में इस पर कोई कहानी भी लिखूंगा। खैर, करीब 10 माह हो चला था। रविवार या शासकीय अवकाश को छोड़कर रोज फोन पर बात होती। एक दिन फोन पर बड़े दुख मन से बोली, सुनो, मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है। जब कहो चले चलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सबसे मिलकर आ जाएंगे। उसे समझाते हुए कहा मैंने। नहीं, कुछ दृढ़ स्वर में उसने कहा, वो तो मुझे मार ही डालेंगे और तुम्हारा भी अपमान ही होगा। नहीं जाऊंगी, उन्होंने खुद ही कहा था। विनीता, आज से तुम मेरे लिए मर गई हो। मेरे घर कभी लौट कर मत आना, चाहे खुदकुशी करके मर जाना। मैं नहीं जाऊंगी। भागकर शादी की है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मेरा भी मन दुखी हुआ। बेचारी कितनी दुखी है, कैसे निर्मोही माता पिता हैं इसके। शादी ही तो की है, अब माफ़ कर देना चाहिए उन्हें भी। मैंने उससे कहा, तुम दुखी मत हो, मैं एक बार बात करके देखता हूँ, शायद अथर्व की जानकारी सुनकर हमें माफ़ कर दें। सुनो, तुम एक काम करो, मुझे पिताजी का नंबर दो, मैं बात करके देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊँगा। अच्छा, तो फिर घर आकर बात करना, मैं भी कान लगाकर उनकी आवाज़ सुनूंगी, ठीक है ना? शायद अथर्व की आवाज़ सुनकर ही पिघल जाए। वनीता नाम था उसका। आज ही बात सार्थक रही, उसका नाम पता चला, पर मन दुखी हो गया उसकी बात सुनकर। एक स्त्री को कितना कुछ सहना पड़ता है समाज में, फिर भी वो अपने संतुलन को बनाए रखने में कोई चूक नहीं करती। अपने बच्चों में पति की तीरंदारी में 24 घंटे खुद को झोंक कर रखती है, मगर अपनी स्वेच्छा से एक निर्णय भी नहीं ले सकती।
खैर, एक झूठी प्रेम कहानी अपने यौवन अवस्था में दौड़ रही थी, पर बहुत कोशिश करने पर भी मुझे उसका फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा था। यानी फ़ोन केवल उसी की तरफ से ही आ सकता था, नंबर मांगता भी कैसे? कथित रूप से मैं पति जो ठहरा, कोई सुराग भी बातों से नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी जाता तो क्या करते? वो तो अपने पति से बात करती थी, तो जैसा भी चल रहा था मज़ा उसी में था, भ्रम तो था ही। तो साहब लगभग 3 माह गुजर गए। क्या मजाल की शाम 5 बजे मैं घर का कोई काम कर लूं। जो भी काम होंगे वो 5 के पहले या फ़ोन आने के बाद ही होंगे। एक कनेक्शन खुद के कमरे में भी हो गया और फ़ोन उठाकर अपने कमरे में ही लगातार बात होती। इस अजब प्रेम कहानी का कभी तो अंत होना ही था। सो हुआ इस तरह। हमेशा की तरह शाम 5 बजे ही फ़ोन के इंतज़ार में बाट जो रहा था। करीब 5 मिनट देर से आया आज फ़ोन। आज पहली बार उसके बोलने के पहले मैंने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा, आज पूरे 5 मिनट लेट हो। कौन है आप? मैं तो जैसे ऊंचे पहाड़ से गिरा। क्या हुआ, आज नाराज़ सी हो? मूड क्यों खराब है मैडम का? खुद को संभालते हुए जैसे तैसे बात आगे बढ़ानी चाहिए। पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? आप ना बताना चाहें तो मैं ही बता दूं कि कौन हैं आप। लगभग हथियार डालते हुए मरे स्वर में मैंने कहा, तो फिर आप ही बता दें। प्रशांत पांडे उर्फ चेतन, यही नाम है ना? काटो तो खून नहीं। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। क्या बोलता? हिम्मत करके कहा, अब आप कौन हैं? मेहरबानी करके ये भी बता दें। हंसकर बोली, मैं तो वही हूँ वनीता, पर आप मेरे पति नहीं हैं। हाँ, दोस्त मान सकती हूँ। देखिए, अपने बारे में मैंने जो भी बताया सब सही ही बताया, मगर ये बात मुझे शुरू से ही मालूम थी कि आप मेरे पति नहीं हैं। कहकर वो जोर से खिलखिलाई। मेरे तो बदन में आग सी लग गई। तो फिर ये नाटक क्यों? देखिए, मैं आपको सब खुलकर बताती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से परेशान थी। पति के साथ ट्रांसफ़र में इस नए शहर में आई। स्वभाव अंतर्मुखी होने के कारण यहाँ के माहौल में ढल नहीं पा रही थी। अचानक आए इस बदलाव से बीमार हो गई। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अच्छे से एक डॉक्टर को दिखाया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे डिप्रेशन बताया और कहा कि आपको अकेलेपन की बीमारी है। खुद को जितना व्यस्त रख सकती हैं रखिए, खुश रहिए, यही एकमात्र दवा है। हालांकि कुछ दवा भी उन्होंने दी, मगर खुश रहने की दवा कहाँ मिलती है बताइए? फिर मैंने पूछा। फिर इसका इलाज मैंने खुद ढूंढा। रोज़ किसी न किसी को फ़ोन करती और रॉन्ग नंबर पर ही कई लोगों से थोड़ी बहुत बात करती। पर यकीन मानिए, आपके बाद मुझे किसी और से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अनजाने में ही सही, आपने मेरी बड़ी मदद की। पर आपको इस तरह धोखे में रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आपको कोई ठेस लगी हो तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने प्रेम विवाह किया है, जिससे मेरे घर वालों से मेरा कोई संबंध नहीं रह गया। सिवाय मेरी छोटी बहन के, आपसे बात करना सचमुच मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा। आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सचमुच बेहद अच्छे इंसान हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मुझे अब भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो अभी सीक्रेट है, समय आने पर बताऊंगी, कहकर उसने टाल दिया। मैं हैरान परेशान कई दिनों तक सोचता रहा, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। खैर, अगले दिन फ़ोन आने की उम्मीद थी नहीं, फिर भी मरे मन से उम्मीद लगाए बैठे थे। शायद उम्र ही थी आस लगाने की। तभी फ़ोन बजा। मैं लपका फ़ोन की तरफ। वही थी। मैंने चहक कर कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपके फ़ोन की। देखिए प्रशांत, फ़ोन तो अब रोज़ नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी समय मिला आपको फ़ोन ज़रूर करूंगी। आपने मेरे बुरे वक्त में मुझे बड़ा सहारा दिया। अब भी हम अच्छे मित्र हैं। यदा कदा बात होती रहेगी। कुछ दिनों बाद मुझे मेरी भाभी जी ने एक थैले में कुछ सामान देकर उनके एक चाचा जी के घर पहुंचाने का जिम्मा दिया। उन्हें मैं जानता नहीं था, शायद कुछ समय पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। बहरहाल मैंने अपनी भाभी जी से उनका पता लिया, जगह समझी और स्कूटर निकाल कर चल दिया। घर ढूंढकर मैंने डोरबेल दबाई। एक सुंदर सी कन्या ने दरवाज़ा खोला और हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैंने पूछा कि
जेपी शुक्ला जी का घर यही है क्या? जवाब में उसने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अंदर चली गई। अब उसकी माँ प्रकट हुई और सासम्मान अंदर लेकर गई। मैंने उन्हें सारी बात बताकर सामान से भरा थैला दिया। उन्होंने बेटी को आवाज़ लगाई और पानी चाय नाश्ते के लिए कहा। थोड़ी देर में बिटिया हाथ में ट्रे लेकर आई। माँ ने परिचय कराते हुए अपनी बेटी से कहा, ये पांडे जी हैं, तुम्हारे जीजा जी के छोटे भाई। कैसे हैं पांडे जी? कहकर वो और जोर से खिलखिलाई। साथ में उसकी माँ भी हंसने लगी। मेरी तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वही आवाज़ जिससे इतने दिनों से मैं बात कर रहा था। मैं शर्म से गड़ गया और नीचे जमीन की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हूँ कि तुम फट क्यों नहीं जाती। पर ना जमीन फटी ना मैं उसमें समाया। अब तक इतना समझ में आ चुका था कि इस षड्यंत्र में बेटी के साथ माँ भी शामिल थी। पर बात संभालते हुए उन्होंने विषयांतर किया और बेटी की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी, या कहते हुए कि आपकी भी साली है, मजाक तो बनता था। कुछ देर बैठने के बाद मैं वहाँ से रुखसत हुआ और घर आ गया। अंदर आते ही भाभी जी ने मुझसे पूछा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई घर ढूंढने में? और जवाब देने से पहले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर एक बार वही शर्मिंदगी। तुरंत बात बदलकर उन्होंने कहा, चलिए चलिए खाना खा लीजिए, मुझे देर हो रही। अब तक समझ में पूरी कहानी आ चुकी थी। बेहद गुस्सा भी आ रहा था, उस लड़की, उसकी माँ, मेरी भाभी जी पर और खुद पर भी। खाना खाकर थोड़ी देर पूरी घटना पर सोचता रहा कि कैसे इन तीनों ने मिलकर मुझे इतने महीनों तक बेवकूफ़ बनाया। फिर जाकर सो गया। गर्मी की दोपहर थी, नींद आ गई। फ़ोन की घंटी से नींद टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 5 बजे थे। मैं समझ गया, पर फ़ोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। पर जब कोई नहीं आया तो फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, कैसे हैं पांडे जी? तन बदन में आग सी लग गई। मैंने कहा कि अभी तक मन नहीं भरा क्या? उसने मुझसे माफ़ी मांगी। फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बात हुई। कॉलेज में पढ़ रही थी, एमएससी फाइनल में थी। फिर हमारी बात चल निकली। आप ये समझिए कि अब असली प्रेम परवान चढ़ा। जल्द ही मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। शादी के लिए लड़की देखी जाने लगी। अब तक घर में किसी को बताया नहीं था और ना हिम्मत हो रही थी बताने की। एक ज़रूरी बात भूल ही गया बताने को। मोहतरमा का असली नाम विनीता नहीं, शिरीन था। एक दिन मैंने शिरीन को कहा, शिरीन, मुझसे शादी करोगी? उम्मीद थी कि जवाब हाँ में ही आएगा। आया भी। तो घर में बता दो और अपने पापा को भेजो मेरे यहाँ बात करने। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं घर में कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। उसने मुझे आश्वस्त किया कि सही समय और माँ का मूड देखकर वो अपनी माँ से बात करेगी। कुछ ही दिनों बाद उनकी तरफ से रिश्ता आया। मेरे घर में भाभी जी को सब कुछ मालूम था। मेरी शादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और क्यों ना रहती, बात उनकी चचेरी बहन की जो थी। और लीजिए साहब, हमारी शादी हो गई। पूरी प्रेम कहानी में मैं काल्पनिक पात्र से असली पात्र में तब्दील हो गया। कुछ पता नहीं चला, जिंदगी बड़ी खुशनुमा हो गई। कब 3 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। शिरीन अब माँ बन गई। एक सुंदर सा बेटा हमारी गोद में आ गया। पूरे घर का खिलौना, लाडला, सबकी आंखों का तारा। हमने उसका नाम अथर्व ही रखा, हमारे प्रेम की निशानी। आज अथर्व 10 महीने का हो चुका। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अथर्व को याद करते करते भूल गया कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। सामने फाइल खुली हुई थी। हेलो, कौन बोल रहा है? फ़ोन उठाकर पूछा। हेलो, पांडे जी बोल रहे हैं। जल्दी घर आइए और अपने बेटे को संभालिए। हम दोनों मिलकर खूब हंसे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।